वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक। अच्छा भाई, तो सीन्स ऐसे हैं कि ये आ गई आप लोगों की स्क्रीन। तो स्क्रीन आप लोगों के सामने मौजूद है और आप लोगों से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करने हैं आज। देखो, आज जो मैं बेसिकली बातचीत करना चाह रहा हूँ ना तुम लोगों पे, मैं दो चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ बहुत ज़रूरी। एक, मुझे तुमसे डिस्कस करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक, और दूसरा मुझे तुमसे डिस्कस करना है आज सेमी सर्कुलर ग्लास ब्लॉक का टॉपिक। ठीक है, ये दो चीजें मुझे डिस्कस करनी है। और जब मैं सेमी सर्कुलर ग्लास ब्लॉक आपसे डिस्कस करूंगा तो मैं आपसे साथ ही साथ इनको भी डिस्कस कर लूंगा। इन टॉपिक्स का नाम है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, लगे हाथ इन्हें भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज जो मैं तुमसे बात करने जा रहा हूँ वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मेरे शपाटरों बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? अब थोड़ा सा ना मैं तुम्हें जरा एक बैकग्राउंड बता दूं भाई। देखो, फर्स्ट करो, ये एक मीडियम है। ऊपर है हवा हवा, नीचे है पानी पानी, और तुम्हारी जो लाइट आ रही है वो जाने वाली है फ्रॉम एयर इनटू वाटर। तुम्हें ये बात मालूम है कि तुम जिस पॉइंट पर लाइट मीडियम को हिट करती है वहां पर एक इमेजिनरी लाइन बनाते हो। इस लाइन को कहते हो नॉर्मल। और इस लाइन का एंगल कितना बनता है बेटा सरफेस के साथ? ये लाइन हमेशा सरफेस से 90 डिग्रीज पर होती है। अब ये बात तुम्हें पता है कि जब लाइट एयर से वाटर में जाएगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इट विल बेंड इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान वाला एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान वाला एंगल। तो यहाँ पे तुमने दोनों एंगल्स देख लिया और तुम देख सकते हो दोनों आंखों से कि कौन सा एंगल बड़ा है यहाँ पर बेटा, आई बड़ा है आर बड़ा है? तो बेटा यहाँ पर एंगल आई इज ग्रेटर देन आर, है ना? कौन सा एंगल बड़ा है? आई वाला एंगल बड़ा है और आर वाला एंगल छोटा है। इसको मैं आसान करके बताऊं आपको। जो एयर वाला एंगल है ना, एयर वाला, एयर एयर में कौन सा एंगल बन रहा है और वाटर में कौन सा एंगल बन रहा है, पहले ये देखो। एयर में बन रहा है आई और वाटर में बन रहा है आर। तो तुम बोलोगे एयर वाला एंगल इज ग्रेटर देन मीडियम वाला एंगल। एयर वाला एंगल इज ग्रेटर देन मीडियम वाला एंगल। यानी मीडियम क्या मतलब है बेटा? मीडियम कैन बी एनीथिंग, मीडियम कैन बी वाटर, मीडियम कैन बी ग्लास। अब ये रट्टा मार लो बेटा, तुम्हें जब जब लाइट के क्वेश्चन आएंगे, रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन आएंगे, एक मीडियम होगा एयर और दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है। दूसरा मीडियम ग्लास हो सकता है, दूसरा मीडियम वाटर हो सकता है, दूसरा मीडियम ऑयल हो सकता है। मगर एक मीडियम हमेशा एयर होगा और दूसरा कोई सा भी मीडियम हो सकता है। याद रखना, जो एंगल एयर वाला होगा यानी एयर में जो भी एंगल बन रहा होगा वो बड़ा होगा, और जो भी एंगल मीडियम में बन रहा होगा यानी मीडियम वाला एंगल, वो हमेशा छोटा बनेगा। ये निंजा जुगाड़ है, याद कर लो बेटा। एयर वाला एंगल बड़ा होता है, मीडियम वाला एंगल छोटा होता है, इसमें कभी भी गलती नहीं करोगे। अच्छा, अब अगली चीज सुनो। फर्ज करो तुम्हारी लाइट एयर से वाटर में जाने के बजाय इस तरह से ट्रैवल कर रही होती। फर्ज करो लाइट ग्लास से एयर में जा रही होती, ग्लास एयर। अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है मेरे बच्चों? ग्लास से एयर में जा रही है। ये आ गई आपकी लाइट रही। आपने बनाया नॉर्मल, कहाँ गया आपका नॉर्मल? ये रहा नॉर्मल। बेटा लाइट जैसे ही ग्लास से एयर में आएगी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड बढ़ जाएगी एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाओ। तो ये आ गया तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आ गया तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तुम देख सकते हो कि कौन सा एंगल बड़ा है यहाँ पे आर बड़ा है और आई छोटा है। अब आर बड़ा क्यों है और आई छोटा क्यों है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा। जो भी एंगल एयर में बनेगा, पहले एयर में आई बन रहा था इसलिए आई बड़ा था। दूसरी डायग्राम में एयर में कौन बन रहा है एयर में आर वाला एंगल बन रहा है, इसी वजह से आर वाला एंगल बड़ा है और आई वाला एंगल छोटा है। तो ये निंजा जुगाड़ तुम्हें आई होप याद हो चुकी होगी कि जब कभी भी एंगल तुम्हें देखना हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है तो देखा करो एयर में कौन सा एंगल बन रहा है। अच्छा, एक और सिनेरियो समझाता हूँ। एक और सिनेरियो ये कि बेटा फर्स्ट करो ऊपर है एयर, नीचे है वाटर, और ये है तुम्हारा नॉर्मल। ठीक है, ये आ गया नॉर्मल, और आपकी जो लाइट रे है वो बजाय किसी एंगल में आने के बिल्कुल नॉर्मल की डायरेक्शन में आ रही है। बेटा जब लाइट रे नॉर्मल की डायरेक्शन में आती है तो वो बिना बेंड हुए सीधी सीधी निकल जाती है।
क्योंकि जब एंगल ऑफ इंसिडेंसी जीरो होगा तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा। इसको कहते हैं नो रिफ्रैक्शन, लाइट बेंड नहीं होगी। तो लाइट बेंड कब नहीं होती? जब वो नॉर्मल की डायरेक्शन में आती है। ये थियरी इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि तुम्हें मुझे पढ़ाने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत सारे बच्चे बेचारे मासूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला रट्टा मारते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। यार सॉरी, मैं बैकग्राउंड के शोर के लिए बड़ी माजरत चाहूंगा। एक्चुअली मैं टेरेस में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, गर्मी बहुत हो रही है आज, जो ना फुल मेरा नेचुरल एयर का मूड था। तो भाई n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर बच्चे रट्टा मार लेते हैं। उन बच्चों से मेरी दिली हमदर्दियां जो फॉर्मूला को इस तरह से रट्टा मारते हैं। बेचारे गरीब मिस्कीन बच्चे हैं, उनको पता नहीं कौन ये फॉर्मूले रटवा देता है। बेटा फॉर्मूला रट्टा मारना ही है ना, तो ये देखो आपके भाई का हटो बचो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? आपने n क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइन खींची, ऊपर भी लिख दो साइन, नीचे भी लिख दो साइन। अब सर ऊपर कौन सा एंगल आएगा, नीचे कौन सा एंगल आएगा? तो यहाँ पे आ जाती है अल्तमश भाई की निंजा जुगाड़। निंजा जुगाड़ ये कि बेटा ऊपर आएगा एयर वाला एंगल और नीचे कौन सा एंगल आएगा? नीचे आएगा मीडियम वाला एंगल। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, दैट्स इट। साइन एयर वाला एंगल अपॉन साइन मीडियम वाला एंगल। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला को यूं याद नहीं करना तो यूं याद कर लो, साइन अपॉन साइन। अच्छा, साइन अपॉन साइन, ऊपर कौन सा एंगल आएगा? ऊपर आएगा बड़ा एंगल, बड़ा एंगल, ग्रेटर एंगल। नीचे हमेशा आता है छोटा एंगल, छोटा एंगल। ठीक है, ऊपर आएगा बड़ा एंगल, नीचे आएगा छोटा एंगल। मिसाल के तौर पे यहाँ देखो बेटा, अगर मुझे पहली वाली डायग्राम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखना हो तो मैं फॉर्मूला क्या लिखता? n इज इक्वल टू साइन अपॉन साइन। जल्दी से बेटा दिल पे हाथ रख के बताओ, ऊपर कौन सा एंगल आएगा, नीचे कौन सा एंगल आएगा? तो अभी अभी बताया, ऊपर आता है वो एंगल जो एयर वाला हो। एयर वाला एंगल बेटा आई है, और मीडियम वाला एंगल कौन है? मीडियम वाला एंगल है आर। लेकिन अगर तुम्हें डायग्राम नंबर 2 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाना हुआ तो डायग्राम नंबर 2 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या लगाओगे? जल्दी से बताओ बेटा। डायग्राम नंबर 2 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाओगे, n इज इक्वल टू साइन अपॉन साइन। ऊपर आएगा एयर वाला एंगल। इस बार एयर में कौन सा एंगल बन रहा है? इस बार एयर में बन रहा है आर। और मीडियम में कौन सा एंगल बन रहा है? मीडियम में एंगल बन रहा है आई। तो फॉर्मूला बन गया साइन आर अपॉन साइन आई। कैसा दिया? ठीक है, अच्छा जी। फर्ज करो तुम्हें डायग्राम में पहले से बनाकर दे दिया, ये तुम्हारा मीडियम है एयर, ये तुम्हारा मीडियम है वाटर। तुम्हारी लाइट आती है इस तरह से बेंड हो जाती है, ये तुम्हारा नॉर्मल आ गया, और तुम्हें एंगल की वैल्यूज उन्होंने खुद से लिख के दे दी। फर्स्ट करो ये है 36 और ये है 23। अब जब तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला में ऊपर कौन सा एंगल लिखोगे, नीचे कौन सा एंगल लिखोगे? तो अभी अभी बताया, ऊपर आता है हमेशा बड़ा एंगल। बड़ा कौन है? 36। नीचे आएगा छोटा एंगल। छोटा एंगल कौन सा है? 23। भाई बेटा इतनी सी जुगाड़ थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये मासूम सा फॉर्मूला है। अब मुझे इतना बता दो चैट पर, जल्दी से अपने दिल का हाल सुना दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट में कोई मसला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब बता देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब एक मीडियम लाइट को कितना बेंड करता है। मिसाल के तौर पे बेटा समझना, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.45। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ना, ज्यादा होने का मतलब है ग्लास लाइट को जब बेंड करेगा तो ज्यादा बेंड करेगा। ठीक है, जरा चैट पे मुझे अपने हाल अहवाल लगे, कोई मसला परेशानी तकलीफ तो नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट में? सर अगर साइन आई अपॉन साइन आर फॉर्मूला है तो आपने जब एयर आर था तो ऊपर क्यों लिया? अबे भाई अभी तो बताया ये कौन है जिसका नाम आईपैड है। एक तो अच्छे नाम रखा करो यार, अम्मा अब्बा ने इतनी मेहनत से तुम लोगों को पैदा किया, इतना प्यारा सा नाम रखा, और तुम लोगों ने अपना क्या एलोन मस्क वाला नाम रख लिया आईपैड। नाम तो चेंज किया करो अपना। ठीक है, अच्छा जी। तो भाई सीन्स ऐसे हैं कि मैं फिर से बता रहा हूँ, सुन लो मेरे जिगर के टुकड़ों। करना ये होता है कि आपका जो एयर वाला एंगल होता है वो ऊपर आता है और जो मीडियम वाला एंगल होता है वो नीचे आता है। सिंपल सी बात, ठीक है। अच्छा भाई, एग्जामिनर रिपोर्ट वाली कहानी है, इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कस करेंगे आयशा ब्रो। वैसे एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ो तो बहुत ही अच्छी बात है। चले भाई, तो मेरे शपाटर बच्चों आ जाओ अगली चीज पर। तुम लोगों के लिए ना एक हटो बच्चों सी वीडियो निकाल के रखी है, वो वीडियो दिखाना बड़ा जरूरी है क्योंकि तुम लोगों को रे बॉक्स वाला एक्सपेरिमेंट तो पता है, लेकिन तुम लोगों को पिन वाला एक्सपेरिमेंट जो है ना, बहुत सारे बच्चे विजुअलाइज नहीं कर पाते। इमेजिनेटिव पावर्स कमजोर है ना बेटा आप लोगों की, कोई बात नहीं, नीडो भी अगर है। तो भाई सीन जैसे
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो जो तुम लोगों को रे बॉक्स वाली कहानी सुनाई थी, ये देखो, ये तुम्हारा कौन आ गया, ग्लास ब्लॉक आ गया। यहाँ पर तुमने अपना रे बॉक्स रखा, रे बॉक्स से लाइट निकल कर कहाँ जाएगी, ग्लास में जाएगी, अंदर ऐसे बेंड होगी और वापस ऐसे सीधी बाहर आ जाएगी। तुम क्या करोगे, दो पिंस यहाँ लगा दोगे और दो पिंस यहाँ लगा दोगे। उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम ये हटा दोगे रे बॉक्स। जब रे बॉक्स हटाओगे तो लाइट भी हट जाएगी। हट गई ना लाइट, ये देखो लाइट हट गई। अच्छा, अब तुम क्या करो, ग्लास ब्लॉक को आउटलाइन जरूर बना लेना। बहुत सारे बच्चे ग्लास ब्लॉक की आउटलाइन बनाना भूल जाते हैं। ये तुमने ग्लास ब्लॉक की आउटलाइन बना ली। अब क्या करो, पेंसिल से इन दोनों को भी जोड़ दो, पेंसिल से इन दोनों को भी जोड़ दो और फिर ये अंदर वाली लाइन को भी जोड़ दो। ये आ गया तुम्हारा पूरा पाथ। एंगल शेंगल मेजर करना है तो बेटा ये नॉर्मल बना के एक एंगल ये वाला मेजर कर लो, एक एंगल ये वाला मेजर कर लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगाना है तो बेटा साइन अपॉन साइन कर लो, ऊपर आ जाएगा बड़ा एंगल, नीचे आ जाएगा छोटा एंगल, हटो बचो। तो बेटा रे बॉक्स एक्सपेरिमेंट आपको ऑलरेडी आता है। जहां बच्चे फंसते हैं वो पिंस वाला एक्सपेरिमेंट। तो पिंस वाला एक्सपेरिमेंट बेटा आप लोगों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से और गौर से एक वीडियो दिखा रहा हूँ। प्लीज इस वीडियो में दो नंबरी मत करना। ऐसा नहीं कि वीडियो चल रही है आप इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, वीडियो देखना जरूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इट विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्ली। तो सुनो भाई, आ गया हमारा यूट्यूब, ये आ गया यूट्यूब। Going to perform an experiment of refraction through glass slab, and for that we require a glass slab, scale, eraser, pencil, protector and few pins. बेटा एक मिनट देना, मैं जो है ना अपना बैकग्राउंड जो आवाज है ना वो म्यूट कर रहा हूँ ताकि आप लोग These pins must easily actually uh, penetrate inside the wooden board. So we also have the wooden board on which I have kept the A4 size paper. Now how we are going to start the experiment is, we are going to take two pins and then we are going to put the glass slab at the center, and two softboard pins must be rigidly fixed like this so that the paper does not move, one on each of the opposite sides. So you can see that I have fixed it. Now try to minimize the movement of the entire apparatus. Now what am I going to do is, I am going to make the outline, mark the outline. अस्सलाम वालेकुम जनाब, अगर आप दिन में 3 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं तो दिस इज़ द राइट ग्लासेस। Okay, so here is the outline of our glass slab. Now with the help of protractor, keep the protractor exactly in between like this, and I need to draw an angle of 60° with the normal. So I'll be marking a point here, and this part of the protractor I am going to keep it over here, and this line should be coinciding with the line which we have made, the outline of the glass slab, like this. Now this would be normal, so this point would be the normal, and from here this is 10°, 20°, 30°. So I am going to keep the angle of incidence 30°. Now with the scale, don't get confused, this is not 60°. We are measuring the angles from here, 10, 20, 30. Now I'm going to remove this, and with the scale, this would be my normal, and joining these two, this is my incident ray, right? Okay, now what am I going to do is, I'm going to extend this line forward, like this. Now this angle is the angle of incidence, and we know that this is degree.
put back the glass slab like this properly. Now I will be needing another 4 softboard pins and I am going to attach them on. Okay, now from this side, I mean to say that from this side I'll see these 2 softboard pins from here. So by keeping one eye closed, I am going to keep my eye over here and observe these 2 softboard pins from this side. And I will keep another 2 softboard pins here in such a way that all 4 appear to be in straight line. So these 2 softboard pins I am supposed to put it over here, and I'll have to keep one of my eyes closed, and I'll have to put these 2 softboard pins in such a way that all 4 are in a straight line. So I'll do that, and by keeping one eye closed, this is the one, and okay, this is the one. Fine. Now I kept my eye over here and I had fixed another 2 pins, and for me that from this side it was appearing as if all 4 are in straight line. Let me try to show you this. So you can see that all 4 pins are appearing in a straight line, right guys? Okay. Now I need to remove these pins, and with the help of this pencil I'll mark these 2 points. Now we don't require this glass slab, so I'll put it aside. Be very careful in handling the glass slabs because fragile material. Now with the help of scale I'm going to make a straight line in such a way that these 2 dots are joining my out marking over here like this. This would be my refracted ray. This is the point of incidence. Again a normal. Now this point and this point are supposed to be connected like this, right? Okay, so you can see that now this light ray was going Alright बेटा, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट एंड वाचिंग द वीडियो. अब एक बात बताओ, वीडियो देख के तुम्हें थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया होगा कि ये करना क्या चाह रहा है. ठीक है, तो भाई सीन जैसे मैं आपको समझाता हूँ. अब आपको दोनों चीजें समझ आ गई हैं कि अगर आपको रेबॉक्स से एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है तो क्या करेंगे, और अगर फर्स्ट करने आप गरीब हैं, आपके पास रेबॉक्स नहीं है, तो आप पिन से एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं. और एक बार अगर आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया और आपके पास एंगल आई और एंगल आर आ गया तो फिर तो बेटा मसला ही नहीं गया. फिर आप सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगा के एक्सपेरिमेंट कर लोगे, हटो बचो. तो आई होप दिस इज क्लियर. अब अगर ये क्लियर है तो मैं आपको जल्दी से आज का एक सवाल करवा देता हूँ एटीपी का, क्योंकि असल जो हमारी क्लास है वो तो एटीपी की है ना भाई लोग. वीडियो देखने थोड़ी बैठे की मेहनत से. चलो भाई, तो ये आपके सामने एक सवाल आ गया. A student measures the refractive index n of a rectangular glass block. One face of the block is shown. तो एक ब्लॉक का एक फेस दिखाया जा रहा है. The student traces the path of a ray of light entering the block at side AB and leaving the block at side CD. रे एंटर AB पर करेगी, यानी यहाँ पे रे एंटर करेगी और यहाँ से रे निकलेगी. कुछ इस तरह की कहानी है. सही है. अच्छा जी, आगे आपसे क्या फरमाया गया है, अगले पार्ट में पढ़ते हैं. इसको मिटाते हैं. इसको आगे कह रहे हैं सजेस्ट द apparatus needed to carry out the task. बेटा आपको क्या क्या apparatus की जरूरत है. आपको path of a ray of light देखनी है ना, तो बेटा देखो तुम्हें चाहिए क्या क्या होगा, मैं आपको समझाता हूँ. तुम्हें सबसे पहले तो जरूरत पड़ेगी एक रे बॉक्स की. ठीक है, और क्या चाहिए होगा तुम्हें रे बॉक्स के अलावा. रे बॉक्स के अलावा तुम्हें चाहिए होगी पेंसिल, तुम्हें चाहिए होगा एक अदद रूलर, और उन्होंने एंगल वेंगल तो मेजर करने नहीं बोला ना अभी. द स्टूडेंट नहीं, एंगल चाहिए होगा ना, क्योंकि तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है. तो तुम्हें एक अदद चाहिए होगा प्रोट्रैक्टर, और प्रोट्रैक्टर को आप प्यार से डी कहते हैं, डी. तो ये एपरेटस तुम्हें चाहिए होगा हर हाल में. ठीक है, और वाइट शीट भी तो चाहिए भाई.
व्हाइट शीट विद सॉफ्ट बोर्ड। सॉफ्ट बोर्ड चाहिए होगा, सॉफ्ट बोर्ड के ऊपर व्हाइट शीट रखोगे ताकि पिने विने अगर लगानी पड़े तो पिन विन आराम से लगा लो। फिर कह रहे हैं 3 नंबर में तुम्हारे सामने एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ द स्टूडेंट ट्रेसेस the ray of light through the block. You may add to the diagram if you wish. वो कैसे ट्रेस करेगा तो तुम्हें पूरी कहानी सुनानी है। अब देखो मैं कैसे पूरी कहानी 3 नंबर में लिख रहा हूं। 3 नंबर में पूरी कहानी सुन लो बेटा। हाँ भाई, तो स्टूडेंट क्या करेगा? सबसे पहले तो बेटा आपका स्टूडेंट, ये जो भी बच्चा है, ये he uses the ray box to shine the light on face AB of glass block. फिर लिखोगे he places, या ही पिन जरूरी नहीं, आप पेन प्लेस करें, आप पेंसिल से मार्क कर सकते हैं। he marks 2 points on incident ray and 2 points on emergent ray. After drawing the outline of glass block की आउटलाइन वाली बात कहीं पे भी मेंशन जरूर कर देना। he removes it and removes the ray box as well. उसने रे बॉक्स भी रिमूव कर दिया और उसने ग्लास ब्लॉक को भी रिमूव कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं आपसे? he joins the points to obtain incident and emergent ray. एंड में क्या करेगा? he also joins the 2 rays in the glass block to obtain refracted ray. अब देखो मैंने किया क्या है, क्या मुझे ये इतना लंबा जवाब याद था? नहीं ना। जो मैंने तुम्हें बताया, जो तरीका है, वो पूरा मैंने एज इट इज लिख दिया। वो बच्चा क्या करेगा, मैं जरा डायग्राम में वापस जाकर तुम्हें दिखाता हूँ, समझाता हूँ। वो बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, सबसे पहले वो रे बॉक्स रखेगा। ये आपने रे बॉक्स रख दिया, रे बॉक्स की मदद से लाइट निकलेगी। लाइट पहले जाएगी फेस पर, फिर इस तरह से बेंड होगी और फिर इस तरह से लाइट बाहर आ जाएगी। वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा दो पॉइंट्स मार्क करेगा इंसिडेंट रे पर और 2 पॉइंट्स मार्क करेगा इमर्जेंट रे पर। उसके बाद वो क्या करेगा? वो ग्लास ब्लॉक को रिमूव कर देगा। कर दें ग्लास ब्लॉक रिमूव। ग्लास ब्लॉक जैसे ही रिमूव होगा और जैसे ही आपका रे बॉक्स भी रिमूव होगा, आपके पास क्या रह जाएगा? सिर्फ पेपर पे आपके पास ग्लास ब्लॉक की आउटलाइन रह जाएगी और बेटा ये 4 पॉइंट रह जाएंगे। वो क्या करेगा? पेंसिल की मदद से पहले इन दोनों को जोड़ेगा, उसके पास आ जाएगी इंसिडेंट रे। फिर वो उसी पेंसिल की मदद से इन दोनों को जोड़ेगा, उसके पास आ जाएगी इमर्जेंट रे। और फिर वो इन दोनों रेस को जोड़ देगा, उसके पास आ जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। और उसके पास पूरा का पूरा पाथ क्या हो जाएगा? ट्रेस हो जाएगा। कैसा दिया है ना? फुल सीन्स हो गए हैवी वाले। हटो बच्चों, आगे कह रहे हैं फिगर शोज द रे दैट द स्टूडेंट ट्रेसेस थ्रू द ब्लॉक। अब कह रहे हैं ये रे उसने ट्रेस की है। मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेजर करें वेयर द लाइट एंटर्स द ग्लास। लाइट जहां पर एंटर हो रही है वहां पर। तो बेटा एंगल तो मेजर तब करोगे ना जब नॉर्मल बनाओगे। अच्छा अभी तुमने डायग्राम में नोट किया वो जो बंदा जब कुणाल मेहता, अच्छा बंदा था लेकिन एक भंड मार रहा था। भंड पता है क्या मार रहा था? जाहिर बेटा हर किसी में अल्तमश भाई वाले शशके नहीं होते ना। भंड ये मार रहा था कि पता नहीं क्यों कंजूसों की तरह छोटे छोटे नॉर्मल बना रहा था। बेटा नॉर्मल हस्ब इस्तात नहीं बनाने,
नॉर्मल बनाने हैं बड़े बड़े। नॉर्मल इसलिए जरूरी है क्योंकि नॉर्मल के ऊपर तुम अपना डी रखते हो, नॉर्मल के ऊपर तुम अपना प्रोट्रैक्टर रखते हो। छोटे छोटे नॉर्मल नहीं बनाओ बेटा, नॉर्मल बनाओ बड़े। बड़े नॉर्मल से फायदा ये होता है आपको प्रोट्रैक्टर रखने में आसानी होती है। छोटे छोटे नॉर्मल्स तो प्रोटेक्टर के नीचे छुप जाते हैं। तो ये आपका बन गया एक अच्छा सा बेहतरीन सा क्यूट सा नॉर्मल। इस नॉर्मल के आ जाने के बाद तुम्हें दो एंगल्स मेजर करने। एंगल आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो बेटा ये रहा। और दूसरा एंगल कौन सा मेजर करना है? एंगल आर। यह आ गया आपका एंगल आर। मेजर कैसे करोगे बेटा? जाहिर है तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हें इतना तो सिखाया होगा कि डी यूज कैसे करते हैं। तुम यहाँ पर इस तरह से प्रोट्रैक्टर रखोगे, प्रोट्रैक्टर की मदद से तुम्हारे पास एंगल आई भी आ जाएगा। और जब प्रोट्रैक्टर का मुंह उस तरफ करके रखोगे तो तुम्हारे पास एंगल आर भी आ जाएगा, है ना। सिंपल सी गेम थी, दोनों एंगल्स को मेजर कर लेना। और फर्स्ट करो वो तुमसे बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते तुम बेटा? तुम फॉर्मूला लगाते n इज इक्वल टू साइन बड़ा एंगल अपॉन साइन छोटा एंगल। यहाँ पर बड़ा एंगल कौन सा बन रहा है? आई बड़ा एंगल है और आर छोटा एंगल। खत्म बात, हटो बचो, तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। कभी कभार एग्जामिनर पता है होशियारियां करता है, वो भी तो बेटा शपाटर है ना। वो बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो एक्यूरेटली। एक्यूरेटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे आएगा? तो बेटा एक्यूरेसी के साथ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो तो एक्सपेरिमेंट एक बार मत करना, कम से कम भी 3 से 4 बार एक्सपेरिमेंट्स करना। जब तुम 3 से 4 बार एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो उसके बाद क्या होगा बेटा? देखो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट, आई की वैल्यू निकालना, आर की वैल्यू निकालना, साइन आई की वैल्यू निकालना, साइन आर की वैल्यू निकालना, टेबल बनाना। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स की वैल्यू आ गई, सेकंड एक्सपेरिमेंट्स की वैल्यू आ गई, थर्ड एक्सपेरिमेंट्स की वैल्यू आ गई। जब 3 बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लोगे अलग अलग आई और अलग अलग आर की वैल्यूज इस्तेमाल करके, तो एंड में उनका क्या ले लेना बेटा? एवरेज ले लेना। तुम्हारे पास एक्यूरेसी के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। लेट्स गो टू द चैट एंड सी योर रिस्पॉन्सेस के क्लियर हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये वाला सवाल। चलो भाई, मुनासिब हो गया, वेरी गुड। एक सवाल आया, व्हाई डू आई कॉल यू स्टूडेंट्स शपाटर? तुम लोग सब शपाटर हो इसीलिए तो, ठीक है। चले, तो भाई मेरे शपाटरों, अब आ जाओ अगले कॉन्सेप्ट पर। यार मुझे तुमसे बात करनी थी सेमी सर्कुलर ग्लास ब्लॉक पे, तो मौका अच्छा है, ये आ गया तुम्हारा सेमी सर्कुलर ग्लास ब्लॉक। अब देखो भाई, सेमी सर्कुलर ग्लास ब्लॉक का पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। सेमी सर्कल तो समझते हो ना बेटा गांव वालों? सेमी सर्कल, सेमी मतलब आधा, सर्कल का मतलब सर्कल, सर्कल का मतलब गोल दायरा। तो आधा सर्कल, आधा सर्कल ये आ गया तुम्हारे पास। अब मैं इसमें लाइट रे लेकर आने वाला हूँ। ये आ गई तुम्हारी लाइट रे। कौन आ गई तुम्हारी? ये आ गई क्यूट सी लाइट रे। कहाँ गई? अब एक तो यार मेरी एप्पल पेंसिल को जो है ना बीमारी हो गई, सस्ती वाली लेनी पड़ेगी, ये तो बेकार हो गई। ये आ गई तुम्हारी लाइट रे। अब जब तुम्हारी लाइट रे ग्लास ब्लॉक में एंटर करेगी तो किस तरफ बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? तो बेटा तुम्हारे दिल के कोने से आवाज आई है, मुझे पता है। तुम बोलोगे सर हमारी जो लाइट है वो एयर से ग्लास के अंदर जा रही है, स्पीड कम हो जाएगी, इसी वजह से इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। मगर मैं तुमसे ये पूछूंगा बेटा, नॉर्मल की तरफ बेंड मैं कर तो दूं मगर नॉर्मल है कहाँ? तो नॉर्मल बनाओगे कैसे? अच्छा, नॉर्मल बनाने की एक अलग मुसीबत, जब लाइन स्ट्रेट होती है ना तो उस पर नॉर्मल बनाना बड़ा आसान है, 90 डिग्री की लाइन बना दो। लेकिन अगर लाइन कर्व है तो कर्व के ऊपर नॉर्मल कैसे बनता है? कर्व के ऊपर नॉर्मल कैसे बनाएं, तो वो मैं आपको सिखाता हूँ। माशाल्लाह से अजान हो रही है शाह की। क्या करें, 2 मिनट वेट कर लें यार, आप भी अजान सुने मैं भी अजान सुनूं।
बच्चों की हरकत देखो, कौन है ये स्क्रीनशॉट भेज भेज के मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं इसके। क्या बात है शपथ। तो भाई सुनो, अब नॉर्मल बनाने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। नॉर्मल बनाने की निंजा जुगाड़, ये जुगाड़ पेटेंट है सरल तमश के नाम पर। ठीक है, जुगाड़ ऐसी है भाई कि ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये जो मैंने गोल दायरे के अंदर बनाई, इस लाइन का सेंटर मार्क कर लो। सेंटर, इस लाइन का सेंटर मेरे ख्याल से यहाँ पे होगा। अच्छा, अगर कुछ गांव वालों को सेंटर मार्क करना नहीं आता, वो सोच रहे हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा सेंटर कहाँ पर है, तो बेटा एक चीज आती है बहुत सस्ती सी, उसको कहते हैं रूलर। रूलर रखकर इसकी लेंथ निकालो। फर्स्ट तो उस पूरी साइड की लेंथ आ रही है 12 सेंटीमीटर, तो सेंटर कहाँ पर होगा? जाहिर है 6 सेंटीमीटर पर सेंटर होगा। ठीक है, तो सेंटर मार्क कर लो इस लाइन का। जब लाइन का सेंटर मार्क कर लो तो नॉर्मल कैसे बनाओगे, मैं आपको नॉर्मल बनाने का तरीका बता रहा हूँ। जिस पॉइंट पे लाइट एंटर हो रही है, एंटर एंटर कहाँ पे हुई है? लाइट यहाँ पर एंटर हुई है, इन दोनों को जोड़ दो। जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे आपके पास नॉर्मल आ जाएगा। ये नॉर्मल बनाने की निंजा जुगाड़ है। ठीक है, मैं एक और नॉर्मल बना के दिखाता हूँ। फर्स्ट करो, एक लाइट रे है, वो लाइट रे यहाँ से आ रही है आपके पास। दिस इज हाउ योर लाइट रे इज एंटरिंग। अब तुम्हें बनाना है नॉर्मल। नॉर्मल कैसे बनाओगे? नॉर्मल बनाने की फिर से निंजा जुगाड़ बता रहा हूँ। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको उस पॉइंट से जोड़ दो जहां से लाइट आ रही है, तो ये तुमने बना दिया नॉर्मल। अब तुम लाइट रे नंबर 1 में और लाइट रे नंबर 2 में डिफरेंस तुम नोट करो। जो तुम्हारी लाइट रे नंबर 1 है वो नॉर्मल की डायरेक्शन में आ रही है। जब लाइट ऑलरेडी नॉर्मल की डायरेक्शन में आती है ना, वो बेंड नहीं होती। लेकिन जो लाइट रे नंबर 2 है वो तो नॉर्मल की डायरेक्शन में नहीं आ रही, तो वो तो बेंड होगी ना भाई। तो पहले मैं लाइट रे नंबर 1 का पाथ दिखा रहा हूँ आपको। अगर लाइट रे नंबर 1 होती तो वो कैसे आती? अंदर आकर बेटा वो बेंड ही नहीं होती, वो सीधी सीधी चली जाती है। ये देखो, सीधी सीधी आ गई लाइट रे नंबर 1, वो बेंड ही नहीं हुई। लेकिन तुम्हारी लाइट रे नंबर 2 के साथ क्या सीन होगा? जैसे ही वो अंदर आएगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अगर मैं उसको सीधा ले गया तो आप बोलेंगे सर ये तो आपने बेंडिंग ही नहीं की। अच्छा, अगर मैं इसको इधर बेंड कर दूं तो आप बोलेंगे सर ये तो नॉर्मल से और दूर हो गया। तो देखें नॉर्मल से करीब कैसे होगा बेटा, ये देखें ये हो गया नॉर्मल से करीब। अब इन दोनों लाइट रेस को बाहर भी तो निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए फिर से नॉर्मल बनाए। बेटा सीधी लाइन पर नॉर्मल बनाना बहुत आसान है। जब लाइट बाहर आती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऊपर वाली लाइट रे अवे इधर हो जाएगी और नीचे वाली लाइट रे अवे इधर हो जाएगी। कैसा दिया? नहीं दिया? अच्छा, फिर से बता रहा हूं। जब लाइट बाहर आई इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, द लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैं फिर से करके दिखा देता हूँ, मेरे बच्चों परेशान नहीं हो, एक एक करके बता देता हूँ, टेंशन नहीं लो, सीख के उठना बस। ये तुम्हारी लाइट रे आई, तुम्हें बनाना है नॉर्मल। नॉर्मल कैसे बनाओगे? ये जो बीच वाली लाइन है इसका सेंटर ढूंढो, सेंटर से उस पॉइंट को जोड़ दो जहां लाइट आ रही है। नॉर्मल बन गया। जैसे लाइट ग्लास के अंदर एंटर होगी उसकी स्पीड कम होगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। किधर चली जाएगी? ये देखो, इट हैज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जब यही लाइट वापस बाहर आएगी, यही लाइट बाहर आएगी, नाउ इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल कैसे बेंड होगी? देखो, अगर मैं सीधा सीधा ही ले गया तो आप बोलेंगे सर ये तो बेंड ही नहीं हुई। अगर मैं इधर ले गया तो आप बोलेंगे सर ये तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो ऐसे ही होगा ना बेटा। ठीक है, तो ये आपकी लाइट का पाथ मुकम्मल हो गया। ये आपका सेमी सर्कुलर ग्लास ब्लॉक है। समझ आ गई ये बात? अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट तो आप कर ही लेंगे। मुझे यार आपको एक वीडियो और दिखानी है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर को पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक वीडियो और देख लें यार, आपका ना कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर हो जाएगा बच्चों। उस वीडियो में ना आपको क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। तो मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, अपना माइक म्यूट करके। सही है?
पहले ही कस्टमर्स नहीं आ रहे थे और आगे रमजान में तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। तुम सारा टाइम अपने दोस्तों के साथ आवारा। तो बेटा वीडियो देख के तुम्हें समझ क्या आया? व्हाट डिड यू गेट व्हेन यू सॉ द वीडियो? तुम्हें भाई ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे जैसे तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता चला गया, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगी। तो नोट करो वो बंदा कर क्या रहा। ये उसका ग्लास ब्लॉक जो था, मैं काम करता हूँ, मैं इसको ना ग्लास ब्लॉक में ये देखा, जब वो लाइट रे को एंटर करवाता है, आपकी लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जाती है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके एंगल बढ़ा रहा हूँ, ये देखें, जैसे ही मैं एंगल बढ़ाऊंगा आपका रिफ्रैक्शन एंगल भी बढ़ जाएगा। मैं एंगल और बढ़ाऊंगा, आपका रिफ्रैक्शन एंगल और बढ़ जाएगा। और एक वक्त आएगा, देखें आपका रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो गया। ये देखें, चेक करें, नॉर्मल बनाए, नॉर्मल। ये वाला एंगल बताएं, तीसरी वाली रे का एंगल बताएं। तीसरी वाली रे का एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो उस वक्त जो इंसिडेंट एंगल होता है ना, आप उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। और अगर आपने अपना इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दिया तो लाइट वापस रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी। आप इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रिकॉल करवाना बड़ा जरूरी था बेटा। ये वाली फाइल मैं आपको भेज रहा हूँ, इस वाली फाइल को आप लोग अटेम्प्ट करें। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है ग्लास ब्लॉक वाला, ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा 5 नंबर का खुद करेंगे। इसकी मार्किंग स्कीम मौजूद है। आई नीड यू पीपल टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट ठीक हो। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।